हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्स इजी। सो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि आप खुद से अपनी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपकी सैलरी इनकम हो या फिर आपकी बिजनेस इनकम हो या फिर आपकी शेयर मार्केट से इनकम हो, आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है, लाइक आपका बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है, कोई पेंशन इनकम हो सकती है। कोई भी इनकम अगर आपकी है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट फिगर, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम है और मुझे एक एक्यूरेट फिगर पता चल जाए कि मेरी इस बार की टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है, तो वो आप खुद से कंप्यूट कर सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की हेल्प से। जी हाँ, गवर्नमेंट का एक कैलकुलेटर है जिससे आप बिल्कुल रिलायबल फिगर, 100% रिलायबल फिगर आपको मिल जाएगी कि आपका इस बार का टैक्स कितना बन रहा है। सो आइए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज एमसीए से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइए बढ़ते हैं कि हम अपना इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज आर इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, इसका लिंक वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन अगर आप गूगल पे नॉर्मली भी टाइप करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेटर पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। द रीजन भी ये गवर्नमेंट कैलकुलेटर है, तो ये अप टू डेट होता है, अमेंडेड होता है अप टू द फाइनेंस एक्ट 2022। जिस साल का आपको टैक्स कंप्यूट करना है उस साल के लिए ये बिल्कुल अपडेटेड कैलकुलेटर है। ठीक है ना, सबसे पहले वो हमसे पूछ रहे हैं असेसमेंट ईयर। आपको वीडियो बहुत ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिकॉज अगर आपने कोई भी फिगर गलत यहाँ पे इंसर्ट करी कैलकुलेटर में तो आपको जो रिजल्ट है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, वो गलत कंप्यूट करके बताएगा। सबसे पहले हमारी बात आती है असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर में हमें चूज करना है 23-24। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23, जिसकी रिटर्न हम अभी अप्रैल 23 से भरना स्टार्ट करेंगे। सो असेसमेंट ईयर हो गया हमारा 2023-24 टैक्स पेयर। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कि आप कौन से, मतलब आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप एचयूएफ हैं या फिर आप एओपीवीओआई हैं, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है। क्यों ये हमसे पूछ रहा है? द रीजन भी कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के जो टैक्स रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं, लाइक अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अभी आपको कंप्यूट करके बता दी हूँ। ठीक है, नाउ वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन नंबर 105 BAC। यहाँ पे ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप न्यू रिजीम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर 115 BAC में मैंने ये सिलेक्ट करा, विच मीन्स कि मैं न्यू रिजीम ऑप्ट कर रही हूँ, और अगर मैंने नो सिलेक्ट करा मतलब कि मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों से कंप्यूट करके बताऊंगी ताकि आप प्रॉपर्ली डिसाइड कर पाए कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है या फिर न्यू रिजीम बेटर है। सो अभी मैं यहाँ पे ओल्ड रिजीम चूज करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन। ठीक है, मेल और फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीनियर सिटीजन से और अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर सिटीजन है उससे फर्क पड़ता है, बिकॉज वहां पे जो स्लैब्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अभी मैं फीमेल चूज कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आपका जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आप चूज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे रेसिडेंट अज्यूम कर लेती हूँ ना। द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि हमने यहाँ पे ओल्ड रिजीम चूज किया है तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरी सैलरी इनकम 7 लाख की है तो मुझे यहाँ पे 6,50,000 मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे 6,50,000 मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर न्यू रिजीम होता, मैं आपको एक बार चेंज करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे न्यू रिजीम होता तो देखो यहाँ पे आपसे अब वो नहीं बोल रहा कि आपको 50,000 लेस करके लिखना है। मतलब अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 7 लाख मेंशन करना है, लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 650 मेंशन करना है। द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ओल्ड रिजीम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, लेकिन न्यू रिजीम में इस साल के लिए आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप कंप्यूट करें ओल्ड रिजीम में और जब आप कंप्यूट करें न्यू रिजीम में, तो यहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन आपको देने की जरूरत है। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आपकी क्या इनकम है? यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं शो डिटेल्स पे। जब आप क्लिक करेंगे तो एक तरीके से प्रॉपर एक शेड्यूल ओपन होकर आ गया है। ठीक है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं तो आपको सिमिलर पैटर्न पे शेड्यूल्स में फिगर इंसर्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम क्या है? तो अगर मान लीजिए मैंने कोई हाउस लोन ले रखा है, ठीक है, और मैं उस घर में रह भी रही हूँ और मेरा हाउस लोन भी है, तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, आप अपना लोन स्टेटमेंट चेक करेंगे और लोन स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, सपोज मेरा 2.5 लाख का इंटरेस्ट है तो मैंने 2.5 लाख यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सेक्शन 24 के अंदर सिर्फ 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट आपको एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर है तो सिर्फ 2 लाख तक को ही आपको यहाँ पे आपको
बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो जो आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट है, सपोज मेरे को रिसीव हो रहा है 2000 पर मंथ, तो मेरा ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट कितना हो गया पूरे साल का 24,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपने उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया होगा, तो जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका आ गया 22,000। ठीक है, नेट आपको जो आ गया नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया 22,000 का आ गया। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनईबी, ये आपको मिलता ही मिलता है, चाहे आप मतलब कोई आप एक्सपेंस करें या ना करें, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे आपको सैलरी में मिलता है 50,000 का, सिमिलर पैटर्न पर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होती है, वहां पे आपको 30% डिडक्शन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऑटो कंप्यूट कर लिया और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई 15,400। ठीक है, सो इस पैटर्न पे आप अपना हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल प्रॉपर्ली फिल करेंगे तो बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेटर आपको कंप्यूट करके बताएगा। ठीक है ना। हम बात करते हैं सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बात करते हैं कैपिटल गेन की ना। कैपिटल गेन में क्या है, शो डिटेल्स में हम जाके क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ 5 तरीके से एक शेड्यूल्स इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको किस शेड्यूल में क्या मेंशन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 111A। सेक्शन 111A में क्या कवर होता है, आपके शेयर्स, आपके स्टॉक मार्केट वाले शेयर्स, जो आपके लिस्टेड शेयर्स होते हैं जिसपे आप एसटीटी पे करते हो, जो आप डीमैट अकाउंट में नॉर्मली ट्रेड करते हो, वो जो शेयर्स होते हैं वो 111A में कवर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर कोई है वो भी यहाँ पे आपका 111A में कवर होगा। तो जो आपका शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 12 महीने के अंदर, जो आप शेयर सेल परचेज कर रहे हैं उससे आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने इस डेट में कोई शेयर बेचा तो आपको इस कॉलम के अंदर मेंशन करना है, अगर आपने 16 जून से 15 सितंबर के बीच में कोई शेयर बेचा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कंप्यूट करेगा। मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट हुआ, आपको एडवांस टैक्स जमा करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होकर आएगा। दैट्स वाई मैंने बोला कि ये बहुत ही रिलायबल कैलकुलेटर है, इसमें आपकी एक एक रुपया आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आप बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हो तो। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा, पेनल्टी कितना आएगा, सब कुछ ये कैलकुलेटर खुद बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला मेंशन कर देंगे, उसके अलावा आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देंगे। ठीक है, नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, ये है आपका स्टॉक मार्केट का। सिमिलर जो आपका 111A था वैसे ही आपका सेम पैटर्न पे 112A है। अगर आपने कोई शेयर्स 12 महीने के बाद बेचे स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड शेयर्स अगर आपने 12 महीने के बाद बेचे खरीदे तो उसपे जो आपका गेन होगा वो आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है ना। 10% पे कौन सा आता है, अनलिस्टेड शेयर्स। मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स बेचे, उस पर आपको गेन हुआ तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। लाइक स्टार्टअप के आपने कोई शेयर्स सेल करे, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ तो वो आपका 10% से टैक्सेबल होगा विदाउट इंडेक्सेशन। नाउ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी तो उस पर जो गेन हुआ वो आपका 20% से टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और वो आपने कब सोल्ड करा है उस पीरियड के बेसिस पे आपको यहाँ पे गेन का अमाउंट लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने सेल किया 1 लाख का, आपने परचेज किया था 50,000 का, तो आपको सिर्फ 50,000 का जो आपका प्रॉफिट का फिगर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी का जो भी आपने सेल किया, यहाँ पे अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर सेल करे और यहाँ पे आपने जो डीमैट अकाउंट के शेयर सोल्ड परचेज करे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा कोई भी सेल परचेज नहीं है, अब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आ जाएगा और आपका एफडी का इंटरेस्ट, जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पे आप इंटरेस्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे। कमीशन और अदर इनकम, अगर आपकी कोई और इनकम है अदर सोर्सेज से या फिर कोई और अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड आपके लास्ट में अगर आपकी कोई लॉटरी इनकम है तो वो आप मेंशन कर देंगे। तो अभी मैं अज्यूम करती हूँ मेरी इनमें से कोई मैं इंटरेस्ट इनकम अज्यूम कर लेती हूँ 10,000 की। ठीक है, तो मेरी 10,000 की इंटरेस्ट इनकम आ गई। दिस इज इट, राइट। नाउ अब आपका आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सिर्फ प्रॉफिट की फिगर आपको लिखनी है। वैसे तो हम सैलरी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई बिजनेस है, आप कोई फ्रीलांसर से इनकम अर्न कर रहे हैं या फिर आप कोई फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको वहां से प्रॉफिट हो गया, तो वहां से जो आपका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ वो प्रॉफिट वाली फिगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन की यहाँ पे आ जाएगी, टर्नओवर की फिगर नहीं, प्रॉफिट की फिगर। ठीक है, कोई आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आपकी टोटल इनकम
जो है वो आ जाएगी कितना 4,75,400। अभी हमने डिडक्शंस की बात नहीं की, हम डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। सो अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। सी डिडक्शंस आपको न्यू रिजीम में तो नहीं मिलेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको भी डिडक्शन सी यहाँ पे आपको डिडक्शंस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपका LIC कितना पे करा, क्या पे करा। अगर यहीं मैं न्यू रिजीम ऑप्ट कर लेती हूँ तो आपको डिडक्शंस में कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा एक्सेप्ट वन, दैट इज जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है NPS में, जो कि जनरली होता भी नहीं है। बहुत ही कम रेयर केसेस में आपको ये डिडक्शन मिलती है, तो वो आपको सिर्फ दिखेगा। इसके अलावा और कोई भी डिडक्शन न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो हम अभी ओल्ड रिजीम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम इसको ओल्ड रिजीम कर लेते हैं, ठीक है। सो अब डिडक्शन सब एक बार मेंशन कर लेते हैं। आपके जो भी डिडक्शंस हैं, लाइक अगर आपने LIC प्रीमियम पे करा, मैं यहाँ पे 1.5 लाख का ज्यूम कर लेती हूँ, मैंने LIC पे करा, ठीक है। LIC प्रीमियम मैंने पे करा 1.5 लाख का, और आपकी जो भी आपके डिडक्शंस हैं, लाइक आपने कोई 5 ईयर की FD ले रखी है, आपने चिल्ड्रंस की जो ट्यूशन फीस है आपकी, वो आप यहाँ पे 2 चिल्ड्रन की कवर कर सकते हैं। आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका ऊपर कवर होगा। अगर हाउसिंग लोन का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका यहाँ पे 80C में कवर हो जाएगा। इस तरीके से जो भी आपके डिडक्शंस हैं वो आप सारे मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ 80C एज्यूम कर रही हूँ बिकॉज मुझे कुछ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। सो यहाँ पे वो जो हमने ऊपर, तो ये मेरा आ गया नेट टैक्सेबल इनकम कितना 5,25,400। नाउ अब आपका 5,25,400 आपका टैक्सेबल इनकम आ गया, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई 17,580, ठीक है। अभी इसमें सेस इंक्लूड नहीं है। आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका सरचार्ज कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, और आपका सेस जो है 4% वो लग गया, और आपका 18,283 का क्या आ रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। इसके नीचे तो आपकी बात तब आएगी जब आपने डिले करा है अपनी सबमिशन ऑफ रिटर्न में, या फिर एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूट होगा 234A, B और C का, ठीक है। सो यहाँ पे आप बिल्कुल प्रॉपरली आप अपना टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ कि आपका कितना बनेगा। अब मैं एक और काम करती हूँ, ये तो आपका सेम इनकम पे कितना आ गया 18,283, किससे आ गया आपका ओल्ड स्लैब रेट से, ठीक है। अब मैं एक बार न्यू स्लैब रेट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। लेकिन अब न्यू रेट में जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है कि जो ये 50,000 के डिडक्शन का अमाउंट है, आपको इसको 7 लाख लिखना होगा। 50,000 आपको ऐड करने पड़ेंगे वापस, क्योंकि न्यू रिजीम में इस साल आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रहा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 30% वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। और आपकी जो डिडक्शंस हैं वो देखिए यहाँ से हट गए होंगे। डिडक्शंस, कैपिटल गेन आपकी इनकम आ गई, ठीक है। मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई। डिडक्शंस देखिए मेरा अपना ऑटोमेटिकली जीरो हो गए, बिकॉज न्यू रिजीम में आपको डिडक्शंस नहीं अवेलेबल होंगे। तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम भी ज्यादा आ गई, और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा बन रही है, दैट इज 36,442। और वहां पे मेरी ओल्ड रिजीम में कितनी बन रही थी, सिर्फ और सिर्फ 18,000 समथिंग। तो इस तरीके से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेटर है या फिर न्यू रिजीम बेटर है, ठीक है। तो आप, लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि बिल्कुल ठीक ठीक फिगर आपको यहाँ पे एक्यूरेट फिगर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। स्पेशली अगर आपकी स्टॉक मार्केट की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो आई वुड एडवाइस कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, बिकॉज वो सेक्शंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें कौन सी फिगर आनी चाहिए कौन सी नहीं आनी चाहिए वो डालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर जिससे आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टैक्स अमाउंट कितना है, और उन दोनों बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहिए या फिर न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।